हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग F बराबर r/2 अवतल दर्पण में प्रूफ करने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण में F बराबर r/2 होता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम एक अवतल दर्पण को लेते हैं M और M', और इस अवतल दर्पण का एक मुख्य अक्ष होता है जिसे प्रधान अक्ष भी कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि यह दर्पण का गोलीय जो भाग है वक्रित, यदि यह गोल अगर घूम जाता तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होता C। इस C को कहते हैं वक्रता केंद्र। C से P तक की दूरी यानी दर्पण तक की दूरी को R से डिनोट करते हैं, जिसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वही हमारा R है। C और P के ठीक मध्य में हमारा फोकस बिंदु होता है F। F से P तक की दूरी यानी ध्रुव पोल P तक की दूरी हमारी छोटा f डिनोट करते हैं, इसे फोकस दूरी कहा जाता है। यदि इमेजिन करें कि अगर इस पे कोई वस्तु रहता तो दर्पण का नियम कहता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देंगे, परावर्तन का नियम हमारा क्या कहता है? परावर्तन का नियम के अनुसार परावर्तक सतह से यदि आने वाली प्रकाश की किरणें टकराती है तो वह उसी दिशा में वापस हो जाएगी, और आने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरण और जाने वाली को परावर्तित किरण कहा जाता है। तो इनके बीच में हमारा अभिलंब होता है और इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु, ध्यान से समझें। ये हमारा अभिलंब, ये हमारा आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये हमारा अभिलंब है। तो आने वाली प्रकाश की किरण और जाने वाली प्रकाश की किरणों के बीच में अभिलंब होता है, अर्थात यहाँ पर भी प्रकाश की किरणें आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। तो इसके बीच में एक अभिलंब होगा और यह अभिलंब वक्रता केंद्र C से होकर के गुजरेगी। अब स्टूडेंट इसका नाम हम अपना मन से N रख देते हैं। तो परावर्तन का नियम कहता है कि आने वाली प्रकाश की किरणों से बनने वाला कोण I होता है और जाने वाली प्रकाश की किरणों से बनने वाला कोण R होता है। I को आपतन कोण कहते हैं। मैं समझा देता हूँ। ये जो I कोण है और ये R कोण है, आने वाली प्रकाश की किरणों से बनने वाला I और जाने वाली से प्रकाश की किरणों से बनने वाला R। तो I को आपतन कोण और R को परावर्तन कोण कहा जाता है। I आपतन कोण, R परावर्तन कोण कहते हैं। उसी तरह से I और R। तो परावर्तन के नियम से चलेंगे तो लिखेंगे हल करें या सॉल्यूशन, लिखेंगे परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R। कोण I जो होगा कोण R के बराबर होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। अब याद करें आप लोग कि 9th क्लास में या 8th क्लास या पीछे के क्लासों में स्टैंडर्ड्स में आप लोगों ने पढ़ाई की थी अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अनुसार से ये I जो कोण है अंतः एकांतर कोण से इस कोण के बराबर हो जाएगा। याद करें 9th क्लास, अंतः एकांतर कोण से ये कोण इस कोण के बराबर हुआ करता है। लाइन के अंदर होगा और एक बाएं साइड और एक दाहिने साइड होगा। तो उस नियम का पालन करते हुए यह I
कोण NCF कोण के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि कोण I बराबर कोण NCF। कैसे? तो अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण से। CBSE वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग से एक और वीडियो इंग्लिश में इसका बना दूंगा। अंतः एकांतर कोण से ये, अब ध्यान दीजिए आप लोग, यह कोण I कोण NCF यानी इस कोण के बराबर हो गया अंतः एकांतर कोण से। इसका अर्थ यह है कि यह I है तो ये भी I होगा मेरा, यानी यहाँ लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण I। पुनः इसी प्रकार ध्यान से देखें तो ये दोनों कोण I और R दोनों का योग, मतलब दोनों कोण को एक साथ अगर ले लेते हैं I और R को जोड़ते हैं तो फिर से अंतः एकांतर कोण का प्रयोग करते हुए यह कोण के बराबर हो जाएगा यह I और R दोनों कोण, यानी कि लिखेंगे कोण I प्लस कोण R बराबर कोण NFP, कोण NFP मतलब ये कोण I और कोण R दोनों का योग इस कोण के बराबर होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं कोण I प्लस R बराबर NFP। तो NFP ये भी हमारा कोण I प्लस R के बराबर हो जाएगा, यानी ये हमारा हो गया I प्लस R कोण। अब यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग, ये अंतः एकांतर कोण से I बराबर I हुआ था, मतलब I बराबर NCF, उसी प्रकार से ये भी कि हमारा क्या होगा अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से इक्वल होगा। ये रचना हम करेंगे अपना मन से। फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए एक लंब डालेंगे, लंब, इसका नाम अपना मन से कुछ भी दे देते हैं, ABCD दे देते हैं। तो जैसे ही हम यह रचना करते हैं फ्रेंड्स, यह ध्यान दीजिएगा आप, यह जो D बिंदु है यह P बिंदु के लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जो दर्पण बनाया है वह काफ़ी ज़्यादा कर्व है, कुछ ऐसे टाइप है, ऐसा। तो ये कर्व लेने का मतलब यह है कि आपको D और P साफ साफ दिखाई दे, परंतु D और P का मतलब यह है कि D बिंदु जो है करीब ऐसे, तो वह P बिंदु के ठीक ऐसे सटा हुआ है, यानी लगभग एकदम सटा हुआ बिंदु के बराबर, ऐसे समझें। ये यहीं P है और ये यहीं D है, यानी P के जगह पे D लिख सकते हैं, D के जगह पे P, ऐसा समझें। अब यहाँ पर जैसे ही D की रचना हम करते हैं बिंदु की, तो हमें दो त्रिभुज दिखाई देता है NCD। P के जगह पे D लिख सकते हैं, D के जगह पे P, मतलब ऐसा समझें कि D जो है लगभग P के बराबर है, ऐसा समझें। तो NCD एक त्रिभुज और दूसरा हमको मिल रहा है NFD। अब इसमें हम अपना फार्मूला, त्रिकोणमिति का फार्मूला प्रयोग करेंगे, tan थीटा। यहाँ देखें ये थीटा हमारा I है, NCD में हम चल रहे हैं, पहले चलते हैं त्रिभुज NCD में, D के जगह पर हम P भी लिख सकते हैं। तो NCD, तो यहाँ देखें कि यह I थीटा है हमारा, तो I के सामने वाला भुजा लंब और ये रहा नीचे आधार। हमें सिद्ध करने, मतलब ये जो F बराबर R/2 जो दिख रहा है, इसे सिद्ध करने के लिए हमें इस कर्ण की आवश्यकता नहीं है, हमें लंब और आधार की आवश्यकता पड़ेगी। तो सिद्ध करने के लिए जिसकी ज़रूरत है उसी का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि थीटा भी हमारा I है, इसलिए थीटा के सामने वाला भुजा लंब और उसके नीचे वाला आधार होता है, कर्ण की आवश्यकता नहीं है। तो NCD में चलेंगे, तो tan थीटा लेते हैं। tan थीटा का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, P/B, लंब बटा आधार। तो tan थीटा इक्वल टू P/B लंब बटा आधार होता है। अच्छा, तो tan थीटा हमारा थीटा की जगह पे है कितना, थीटा हमारा है I, थीटा की जगह पे लिखेंगे हम I इक्वल टू, अब P लंब हमारे पास कितना है, लंब देखें ND और आधार है CD, तो ND बटा CD, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। पुनः चलेंगे, पुनः इसी प्रकार
पुनः इसी त्रिभुज, अब देखें पुनः इसी प्रकार चलेंगे त्रिभुज एन डी एफ में, एन एफ डी लिख सकते हैं। तो एन एफ डी, तो एन एफ डी में हम चलते हैं त्रिभुज एन एफ डी में, ठीक है। अब यहाँ से फिर से इसी प्रकार tan थीटा इक्वल टू फार्मूला P बाई बी, बोले तो लंब बटा आधार। तो tan थीटा, अब यहाँ थीटा हमारा देखिए, पहले थीटा था हमारा i, अब थीटा है i प्लस आर, ध्यान देंगे यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा के जगह पे लिखेंगे i प्लस आर बराबर P बाई बी। P हमारे पास है, P बोले तो लंब है एन डी, चित्र में देख लें, लंब है एन डी और आधार है एफ डी। तो यहाँ पे हो गया एन डी बाई एफ डी। प्रवर्तन का नियम के अनुसार I, ध्यान दें, प्रवर्तन के नियम के अनुसार कोण I जो है कोण R के बराबर है, कोण I कोण R के बराबर है। तो हम I के स्थान पे R और R के स्थान पे I लिख सकते हैं, यानी R के जगह पे मैंने I लिखा इक्वल टू एन डी बटा एफ डी, हम वैसे के वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ tan I प्लस आई इक्वल टू 2i इक्वल टू एन डी बटा में एफ डी। अब यहाँ पे हम ले लेंगे ई डी है एफ डी, समीकरण 2। अब करेंगे, लिखेंगे चूँकि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो हम समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे। तो 2 हमारा है, समीकरण 2 है tan 2i इक्वल टू एन डी बटा में एफ डी बटा, समीकरण 1 है हमारा tan i, अच्छा मेन बराबर का चिन्ह यहाँ होना चाहिए, ये नहीं, मेन बटा हमारा अब tan i इक्वल टू एन डी बटा में सी डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन डी बटा में सी डी। अब नियम के अनुसार चलेंगे तो tan से tan कट जाएगा, i से i कैंसिल, बचा हमारा 2 इक्वल टू, अब यह नियम कहता है पहला को चौथा से गुना कीजिए, पहला गुने चौथा, दूसरा गुने तीसरा, यानी फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को थर्ड से, यानी कि हमारा होगा एन डी गुना करेंगे लास्ट वाला सी डी बाई, फिर करेंगे एफ डी गुना करेंगे एन डी, दूसरा को तीसरा से करेंगे। तो एन डी कैंसिल, हमारे पास क्या रहा सी डी बटा एफ डी में। हमारे पास यहाँ बचा हुआ है 2 इक्वल टू सी डी बटा में एफ डी। अब हम चित्र के अनुसार चलेंगे तो 2 तो रह जाएगा हमारा ऐसे ही, सी डी दर्पण, फिगर में देखेंगे C से D या P एक ही बात है, तो C से D कहें या P कहें, तो C से लेकर P तक की दूरी को कहते हैं R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं R, वक्रता त्रिज्या, और फोकस बिंदु F से लेकर के D तक की दूरी को कहते हैं, D तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। तो सी डी के जगह पे हम लिखेंगे R, सी डी के जगह पर लिखेंगे R बाई एफ डी, एफ डी के जगह पर लिखेंगे छोटा f, यानी लिखेंगे छोटा f। तब यहाँ f हमारा बटा में है, इधर आ सकता है 2f इक्वल टू R, इसलिए f बराबर R बाई 2। ये हो गया हमारा प्रमाणित, प्रूफ्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।